सो इसके अलावा हम डिफरेंट सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या बात कर सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की अगेन फ्यू डेज बैक वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि इंडिया में अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो एक और होना चाहिए विच अगेन शुड बी इंडिजिनस. सो वन इज INS आई थिंक विक्रमादित्य, एंड दूसरे का नेम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो यू कैन सर्च फॉर दैट. सो अगेन ओवरऑल यहाँ हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मर्स प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट. विक्रांत भी है। करुणा क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ कि एक INS विक्रांत भी है इंडिजिनस में हाँ, जॉब। विक्रांत और विक्रमादित्य, ठीक है. यस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फार्मर्स प्रोटेस्ट. तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि सिटी बॉर्डर्स अनइवेंटफुल. सो वी आर सीइंग कि बॉर्डर्स कंप्लीटली सील्ड है, तो इट इज ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हिसाब से दिस एक्शन, दिस स्टेप हैज बीन टेकन. बट नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि कब तक बॉर्डर्स को हम सील रख सकते हैं, बिकॉज अगर हम और एरियाज में इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्टली डेफिनेटली वी आर सीइंग कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युटेशन है, डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर है, बॉर्डर सील है तो कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है. तो इट इज इम्पैक्टिंग इवन द जो tourism industry of the northern states. So one is that point, and secondly we talk about जो FMCG sector है, that is also getting impacted because then demand supply mismatch would be there because of supply chain disruption, which will result into food inflation, specifically in these like UT of Delhi and the surrounding states of UP and Haryana, Punjab. So हम बात कर सकते हैं about this. And even if we go by a proper estimate figure, तो कितना financial loss हो रहा है every day. तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का कहना है कि देयर इज अ फाइनेंशियल लॉस ऑफ ₹500 crores एवरी सिंगल डे बिकॉज ऑफ दिस बॉर्डर्स व्हिच हैव बीन सील्ड. एंड जो अगेन कॉमन पीपल सराउंडिंग एरियाज में इवन दे आर गेटिंग इम्पैक्टेड. तो अगेन कॉम्यूटेशन एंड जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जो फूड इन्फ्लेशन को और ज्यादा इनहेंस और ज्यादा वी कैन से कि मल्टीप्लाई कर सकता है. तो अब यही क्वेश्चन उठ रहा है कि अगेन कब तक बॉर्डर सील हम कर सकते हैं. The next topic is about developments and restoration of peace in the Union Territory of Jammu and Kashmir. So we are seeing कि Prime Minister I would recently. like to ask something. हाँ जी. Also related to the farmers protest, हम देखते हैं कि जो इंटरनेट शटडाउन, हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा मेजर प्रोटेस्ट होता है तो क्या आपको लगता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है इंटरनेट को ऐसे कंप्लीटली शट डाउन कर देना? हाँ, एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन आपने जो बोला कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, तो कितने टाइम पीरियड के लिए और इंटरनेट को शट डाउन करने के पीछे पर्पस क्या है. अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी वर्स है कि सोशल मीडिया पे रूमर्स और फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है, तो फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड टू होल्ड ऑल दोज circulations and sharing of such types of potentially we can say vulnerable content on social media, तो then it can be said that it is justified. बट आप कितने टाइम पीरियड के लिए उसको अगेन आप शट डाउन कर रहे हो, जैसे अगेन जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा था कि जो लोकल लेवल पे, बिकॉज वी आर सीइंग कि ऑन द वन साइड वी आर सीइंग कि डिजिटलाइजेशन इतना हो रहा है, डिपेंडेंस अपॉन पेपरलेस थिंग्स एंड बिजनेसेस आर वर्किंग ऑनलाइन, तो दैट इज इम्पैक्टेड. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्पस एंड द टाइम पीरियड. So we're talking about restoration of peace in Jammu and Kashmir and the efforts in different areas and steps being taken by the government. So here we're seeing first electric train would be launched. So now we are seeing further how we are improving upon the rail connectivity in the Union Territory of Jammu and Kashmir. So this is like currently we are seeing diesel run trains which are operating on the Baramulla Banihal section. And apart from this, we are seeing this would be, if you look into this map, the Katra Baramulla section. So we can just go through this map. It would be passing through Srinagar, Anantnag, Banihal, and then Reasi district भी जहाँ पे हमने lithium reserves की बात करी थी, they were discovered. Then Katra, Udhampur, Jammu नीचे. So even location of these places is important. Like top में Baramulla, then Srinagar, then we have Jammu, southernmost है. So first electric train, firstly तो अगर environmental safety की हम बात करते हैं, because climate change we are seeing the challenge, one of that, and यहाँ पे developmental measure है.
So these are two important areas that we can say. So it would be helping in easy commutation. So security also, again, इसका जो section भी है railway links जो है, तो security, maintaining security is also important because it is again closer to the border area. एंड ऑल्सो जो ये रेल लिंक है उधमपुर, श्रीनगर एंड बारामूला, इसी का ही पार्ट है चेनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। Okay. And इस पे we will also see Vande Bharat trains would be possibly running on these tracks. तो पंजाल, पीर पंजाल range, it is located around that. So it spans through challenging terrain of Pir Panjal ranges, and it's aimed to establish an all-weather, comfortable, and economically feasible transportation network with the rest of the country. So even logistically, this would be helpful. So 161 kilometer is the entire stretch. Now coming to the next topic, we're talking about the importance, the significance of Gulf region to India. So why this region, this area, these group of countries is on priority for India. So recently we saw Prime Minister's visit to United Arab Emirates, and firstly we say कि Gulf region top priority, economic security या energy security हम बोल सकते हैं, because we are seeing crude oil reserves are imported from this region. टोटल इनवर्ड रेमिटेंसेस की हम बात कर सकते हैं, वी कैन टॉक अबाउट 89 बिलियन डॉलर। नहीं, वो तो पूरा टोटल होगा। लेकिन किसका दिया हुआ 89 बिलियन डॉलर? जीसीसी सिर्फ कि टोटल? बिलियन नहीं है, मिलियन है। नहीं, 89 89,000 मिलियन हुआ ना, तो 89 बिलियन हुआ ना फिर मिलियन तो। है। हाँ, वही बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है, आगे बोल। जीसीसी। सो इफ वी लुक इनटू दिस मैप तो वी कैन सी कि इसको अगर हम जूम करें तो फर्स्टली वी आर सीइंग कि गल्फ इज होम टू फोर्थ ऑफ इंडियन अब्रॉड से इंडियन डायस्पोरा की बात हो रही है, तो मैक्सिमम इट इज इन यूएई, देन वी हैव इट इन सऊदी अरेबिया and followed by Kuwait, then it is Oman, Qatar, and then Bahrain. तो locations of these countries भी important है। तो इस सऊदी अरेबिया और ओमान के नीचे जो ये वाइट रीजन हाईलाइटेड है, दिस इज येमेन। एंड क्लोज अगर हम बोले कि सऊदी अरेबिया के जो ईस्टर्न साइड पे है, दिस इज द पर्शियन गल्फ, इनके वेस्टर्न साइड या लोअर सर्दर्न साइड पे दिस इज द रेड सी, स्वेज कनाल को आगे कनेक्ट करते हाँ, हैं। तो वी सी इंडियन डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड कितना है, टोटल वर्ल्ड वाइड की बात हो रही है तो 321 लाख, एंड जीसीसी का शेयर 27% है। तो इवन ये इम्पोर्टेंट है। इवन जब हम बात करते हैं जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, तो यहाँ पे वो भी वी आर सीइंग कि डायस्पोरा दे आर मोर एम्प्लॉयड इन दीज एरियाज। तो ट्रेड टाइज की सेकेंडली अगर हम बात करें, एंड G20 में भी सौ की IMEC, India Middle East Economic Corridor, this can be proved to be a game changer again. इसमें मानसी और भी आईआर से रिलेटेड बोल सकते हैं। ओमान में डाकुम पोर्ट है, फिर येमेन हाँ में वॉर चल रहा है अभी फॉर द बाय द सऊदी अरेबिया। येमेन में फिर हुदी रेबल्स है, जो नीचे वाइट पोर्शन जो है ना, वो हुदी रेबल्स यहाँ पे। फिर अगर बात करें कुवैत के ऊपर में, कुवैत के ऊपर में यूफ्रेट्स नदी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। तो इराक में, तो इराक वॉर, गल्फ वॉर बोलते हैं उसको, 1990 से हमें। वो जो मूवी बना है एयरलिफ्ट मूवी, तो इसी पर बना है, सन्याल नाम था कोई। तो तो इसी पे बना हुआ है। देयर वाज ए 30,000 पीपल इंडियन ओरिजिन वेयर एयरलिफ्टेड फ्रॉम कुवैत। और इराक के ऊपर में सीरिया हो गया, वहीं पर आईएसआईएस है। तो मैप इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे भी जैसे हम बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, तो इवन देयर वी आर सीइंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम कतर। तो कतर फर्स्ट तो सीइंग एनर्जी लाइक नेचुरल गैस इंपोर्ट्स 40% इंडिया इज डिपेंडेंट अपॉन कतर। देन ये एक बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। इसके अलावा यहाँ पे जैसे गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की बात हो रही है, तो ईरान इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईरान इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। तो रियल एस्टेट सेक्टर और बाकी एरियाज ऑफ कॉपरेशन, रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशंस, एंड यूएई एक ऐसी कंट्री है जिसके ऑयल रिजर्व्स जो है इंडिया होल्ड करता है। देन आईआईटी कैंपस has been opened up, so this is important, एंड टूरिज्म भी इम्पोर्टेंट है, इवन मेडिकल टूरिज्म का भी हम बात कर सकते हैं।
ओके सो वेस्ट इंडिया डन। एशिया सिचुएशन में लिखा हुआ है कि जब तक there would be a rivalry between the Iran and Saudi Arabia, Israel and Hamas over the Palestinian cause, तब तक ये चलता रहेगा ओवर। तो स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, और स्टेबिलिटी करने के लिए इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इंडिया का रोल सोचना चाहिए हर जगह आईआर में क्या होना चाहिए। तो फिर कैसे कर सकते हैं इंडिया? तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पीपल टू पीपल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हम लोग बात चर्चा कर ही लिए। पीपल टू पीपल में डायस्पोरा का रोल होता है। फिर बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स, उससे एक प्लूरलिज्म, कम्युनल हार्मनी जनरेट होता है। और फिर डिफरेंट में मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में अगर साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, फॉर एग्जांपल पेरिस क्लाइमेट चेंज में एनडीसी का बात होता है या फिर डब्ल्यूटीओ में, तो उससे एक स्टेबिलिटी आ सकती और शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिया शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इस रीजन में मैक्सिमम यूएई को है, देन फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। और इंपोर्ट्स भी हम ज्यादा इंपोर्ट्स भी यूएई से ही ज्यादा करते हैं, अगेन सेकंड इज सऊदी अरेबिया। तो ये दो इम्पोर्टेंट, ये भी वी कैन रिमेम्बर ऑन दिस। एंड ऑल्सो एक और सेक्टर हम देखते हैं यूएई साइड में, जहाँ पे आर्ट को यूज किया जाता है, या फिर कल्चरल आर्ट हम बोल सकते हैं, उसको यूज किया जाता है टू प्रमोट इट एज अ डाइवर्सिटी हब। तो वो चीज भी इंडिया और कोलैबोरेट कर सकता है उनके साथ। यस। है। ये टेकन ऑल, मतलब हो गया पूरा। हाँ हो गया पूरा। चार आपका बाहर पोर्ट ऑल्टरनेटिव टू द ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे? पाकिस्तान में। इट इज कनेक्टिंग द सी पे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एंड इट पासिस थ्रू द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड ऑल्सो टूवर्ड्स द, बोलेंगे तो पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, देन बालूचिस्तान रीजन। तो उसको टैकल करने के लिए, और इंडिया का जो लॉन्ग टर्म एजेंडा है फॉर द पीस इन द मिडिल ईस्ट रीजन, या फिर एससीओ में पहुंचाना है, इंक्रीज इन ट्रेड विद एससीओ कंट्रीज, फिर जो स्टेबलाइज अफगानिस्तान, तो चाबहार पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन वेयर द गुड्स विल बी exported from Mumbai to Chahar Port, and it will be exported through travel. It will travel through an international north-south transport corridor via Iran, then Azerbaijan, then towards the European countries. तो ऑल्टरनेटिव रूट। तो इसी का बात होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम से बात करते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम है कि इंडिया गवर्नमेंट जो एलोकेट करते हैं फंड फॉर द स्टार एयरपोर्ट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू चाइनीज इन द ग्वादर। सेकेंड है कि जो ईरान के पास सैंक्शन लगा है, तो उसके कारण जो रुपीज ट्रेड, ईरान जो ईरान के जो लोकल करेंसी है रुपीज ट्रेड में दिक्कत होता है, ताकि कोई कंपनी जो काम कर रहे हैं चाहे उन पर सैंक्शन लग जाए। तीसरा आता है कि हूथी रेबल्स और ओवरऑल इंक्रीजिंग वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के कारण चाहर पोर्ट इज लोकेटेड इन दैट एकदम एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ओवरऑल चांसेस बढ़ जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कारण उसमें फिर दिक्कत है, एक ये भी हो जाता है। दूसरा बोल सकते हैं कि जो ईरान का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इट इज बेस्ड ऑन द शियाइक कोट एंड कोट कंट्री है, और एक तरह से थियोक्रेटिक स्टेट है, हाइब्रिड थियोक्रेटिक स्टेट। तो जो कभी भी उसमें एक रेडिकलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रेडिकलाइजेशन होता है, तो दे आर सम एलिमेंट इन ईरान आर एंटी इंडिया, वो मना करते हैं। वो बोलते हैं मोर एंड मोर कोऑपरेशन शुड बी द अदर कंट्रीज विद अदर कंट्रीज। तो ये भी हो, तीन चार एरिया है। नेक्स्ट आई कैन शेयर। Despite nature fury, Himachal GDP to see growth at 7.1%. तो हिमाचल प्रदेश, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ हिमालयस, ओवरऑल हिमालयन रीजन है। तो वहाँ पर जो मेजरली इशू होते हैं
आउटबर्स्ट ऑफ द ग्लेशियर लेक, दूसरा लैंडस्लाइड, तीसरा इट इज ऑन द अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन, लैंड सब्सिडेंस उसमें भी होता है। तो ओवरऑल इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हिमाचल जीडीपी इज सेट टू ग्रो एट 7.1%। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड के बाद देर इज इंक्रीज ऑफ टूरिज्म, उसके बाद फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज ज़्यादा है, वो कर सकते हैं। एंड और मानसी क्या हो सकता है? टूरिज्म एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ट्रू। हॉर्टिकल्चर हाई वैल्यू प्रोडक्ट, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रमोशन। उसी का पार्ट आ जाता है पूरा। मैं डिफरेंट हाँ सेक्टर से बात कर रहे हैं। तो एक तो एग्रीकल्चर हो गया, एक टूरिज्म हो गया, एक एनर्जी सेक्टर हो गया। माइनिंग तो ऐसा बहुत कम होंगे वहाँ पर, तो इसमें फोकस किया जा रहा होगा। तो रिगार्डिंग ज्योग्राफी, पीर पंजर ट्रेन धौलाधर एंड शिवालिक। हम्म, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो भी वहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, लीगलाइजेशन ऑफ ओपियम कल्टीवेशन फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हिमाचल या उत्तराखंड, इसी में से कोई एक स्टेट है। ठीक है। तो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल एंड फ्लैश फ्लड, जो एक पार्ट होता है GSA-3 डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं मानसी? 2 to 3 मिटिगेशन एरियाज में फर्स्टली वी कैन हिमाचल टॉक का, अबाउट तो वो हिल एरियाज है। प्लान्ड अर्बनाइजेशन जो है एंड टूरिस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी। तो ये दो सबसे प्रायोरिटी आई वुड से एरियाज हैं जहाँ पे हम इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो सकती है हाँ। एक एरिया हम्म, में, और जो इवन जो स्ट्रक्चर जो हाई राइज बिल्डिंग्स वहां बनाई जा रही है हम्म, दैट शुड बी डिफरेंट कंपेयर टू द प्लेन्स, क्योंकि सेम आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां हिली एरियाज में उस टेरेन में नहीं क्रिएट कर सकते हो। हाँ। तो आपका दो हो गया। फिर टूरिज्म से रिलेटेड उसमें कोटा होना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म मैनेजमेंट। तीसरा मैं ऐड करूंगा कि ई फ्लो ऑफ द वाटर मस्ट बी मेंटेन्ड। अगर आप ज़्यादा डैम बनाओगे, इट विल बी क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन द वाटर चैनल्स, कि तब फिर सम टाइम ड्यू टू द अर्थक्वेक इट गेट बर्स्ट और उससे फ्लैश फ्लड होता है। तो हाँ एक वो। एक ये भी है, ठीक है। पेटीएम बैंक गेट्स टाइम टिल 15 March टू स्टॉप फ्रेश डिपॉजिट। तो पेटीएम, वी हैव सीन दैट RBI हैज given direction to Paytm for curbing its online payment system in most of the services because of its non-compliance to the KYC norms, or there were chances of money laundering, use of illegal sources, सेल कंपनी से इन्वेस्टमेंट हो रहा था, और ये सब कुछ था उनका। Coming to the Australian envoy, the ties with India is at historic high। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में एकटा साइन हुआ था, ECTA। तो और कहाँ कहाँ पे रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं? तो मानसी ऐड करो ऐसे ओवरऑल India, रिलायबिलिटी। Australia. इंडिया So ऑस्ट्रेलिया, firstly, we can talk वन about वर्ड से। security of the Indo-Pacific region, जैसे क्वाड की हम बात, तो हाँ, one is that गॉड। ट्रेड में we can talk about critical minerals जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। We can talk about that, like example मेरे को अभी exactly याद नहीं आ लिथियम, रहा critical minerals। लिथियम है, और फिर इंडिया इंपोर्ट्स कोक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर इट्स Okay. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। तो तभी तो हुआ था ना कि कोक इंपोर्ट करना, अडानी ग्रुप वहां पर कोक जो कोल प्लांट है, कोल फील्ड है, दे हैड बॉट सम स्टेक। तब उसमें ग्रेटर थनबर्ग ने प्रोटेस्ट किया था अडानी के खिलाफ। तो Okay. कोल और कोक। ठीक है। एक हम बात कर सकते हैं हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा दैट, तो रोल ऑफ रेमिटेंसेस इम्पोर्टेंट हो जाएगा इंडिया के लिए। एंड ओवरऑल जो इवन सी लेन्स, सेफ्टी ऑफ द सी लेन्स कम्युनिकेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन दैट कैन बी प्रमोटेड, और एनर्जी सिक्योरिटी में भी वी कैन टॉक अबाउट। एंड ऑल्सो क्रिटिकल मिनरल्स का जो एरिया है उसमें भी पार्टनरशिप को हम बढ़ा सकते हैं। हाँ दैट इज बीन हाँ, मेंशन्ड। एग्जाम्पल जैसे कोबाल्ट हो गया, लिथियम हो गया। हो गया।
फिर ऑस्ट्रेलिया को क्या बोल सकते हो? ऑस्ट्रेलिया पॉपुलेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बात कर लिए, एमओयूज ऑन डिफेंस, और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या था? डाइवर्जेंस कहाँ न्यूक्लियर कहाँ पर है? ये तो कोलैबोरेशन हो गया, डाइवर्जेंस। divergences. We can talk about कुछ ऐसे WTO पे disputes होंगे। एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं आ रहा किससे रिलेटेड हो सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया इज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्ट में, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उनका डाइवर्जेंस रहेगा ऑन वेरियस इशू, आईपीआर से रिलेटेड होगा। वैक्सीन में आईपीआर, फिर वो बात करेंगे बिग कंपनीज, बिग डेटा का बात करेंगे, डेटा फ्लो का बात करेंगे एज अपोज टू डेटा सॉवरेंटी बाय द इंडिया, चाइना, एक्स्ट्रा अलग कंट्रीज। उसके बाद फिर थर्ड वुड बी डाइवर्स ऑन द इशू ऑफ द एनडीसी, और उनका टाइमलाइन है विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन मिटिगेशन। तो बोलेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज जल्दी से करें। फिर ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑन अदर इशू, कि वो बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना। इंडिया नहीं बात करता स्ट्रॉन्ग एंटी चाइना, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज टोटली, टोटली नहीं, पार्शली अंडर द हेजेमनी ऑफ यूएस। ऑल इट्स वेपन प्लेटफॉर्म आर यूएस सेंट्रिक, जापान का भी वैसे ही है और यूएस का भी वैसे ही है। तभी प्रॉब्लम होता है कि लैक ऑफ, देयर इज लैक ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द वेपन सिस्टम इन द क्वाड। तीन यूएस सेंट्रिक है, इंडिया के पास मिक्स है, रशिया, यूएस, इसराइल एक्सेप्ट, तो वहां पर इशू होता है डाइवर्जेंस। फिर ऑस्ट्रेलिया टॉक्स अबाउट मैकेनाइज फार्मिंग, इसलिए वो आरसेप में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि उनका जो डेयरी इंडस्ट्री है, वूल इंडस्ट्री, वो आगे बढ़ सके, साथ साथ बाकी सब भी। इंडिया talks about the concern of the farmers, own farmer. That is why it has not entered into the agreement RCEP. तो यहाँ फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड भी डिफरेंसेस है। पीस क्लॉज के अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया बोलता है, डेवलप कंट्री वैसे अंडर डेवलप कंट्री के बीच में जो डिफरेंसेस है वो हाईलाइट होता है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में भी। ऑस्ट्रेलिया बात करते हैं कि एनपीटी इंडिया क्यों साइन नहीं किया है अभी तक में। ऑस्ट्रेलिया बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो गोल है डीनुक्लियराइजेशन का, वो सबको को करना चाहिए। फिर इंडो न्यूक्लियर यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया क्वेश्चन मार्क करता है, इंडिया क्वेश्चन करता है कि ऑकस में ऑस्ट्रेलिया क्यों इंक्लूड किया गया, जबकि वो तो न्यूक्लियर कंट्री है भी नहीं। ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर सबमरीन डील इन इंडो पैसिफिक। तो ये सब कुछ डाइवर्जेंस है। यहाँ पर उसी पेटीएम को लेके क्वेश्चन था, जो स्टार्टअप्स हैं जैसे फिनटेक स्टार्टअप पेटीएम या फिर बायजूस था, ये इनका डाउनफॉल होता है, बट जो इनके शेयर धारक रहते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और मतलब उस इम्पैक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, कुछ नियम है या फिर किस तरह से? मानसी, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट इनके डाउनफॉल का आम आदमी पे, बेसिकली जो इनके शेयर धारक। कैन यू हाँ रिपीट योर मानसी, क्वेश्चन? इम्पैक्ट कम होगा, मतलब मेरे हिसाब से, मतलब मैं क्यों बताऊं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव तो पेटीएम और रुपए, भीम ऐप, फोनपी और भारत पे, तो ऑल्टरनेटिव है पेटीएम के। बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में द जो यूजर है ऑफ द पेटीएम विल फेस चैलेंजेस, लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एवरी कंपनी इज नॉट टू बिग टू फॉल, दे हैव टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लोकल रेगुलेशन। तो आरबीआई ओके, के उसी डायरेक्शन पहले ऐसे पहली बार नहीं हुआ ऐसा कि एक ही बार में बोल के इसको बंद करा दिए, उसको हो रहा है पिछले पिछले 2 3 4 साल से। द पेटीएम वॉज पेनलाइज सेवरल टाइम्स ऑन द इशू ऑफ केवाईसी, नॉन अपडेशन ऑफ केवाईसी से लेकर के उनका ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंट मैनेजमेंट में नहीं था। कहाँ से फंडिंग मिल रहा है? देखा गया था कि ड्यूरिंग द कोविड-19 कि चाइनीज, जब इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरा था, तो देयर वाज अ इंक्रीज चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन सेवरल ऑफ द स्टार्टअप कंपनी इन इंडिया, उसमें पेटीएम का वन ऑफ द हाईएस्ट में से था। तो क्या होता है कि जब चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट इट इज नॉट टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट, वहां का जो प्राइवेट सेक्टर है इट इज कंप्लीटली अंडर।
वो खाली एक ऊपर का एक दिखता है कि इट इज प्राइवेट सेक्टर, लेकिन अल्टीमेटली ऑल देयर एग्जीक्यूटिव टॉप मैनेजमेंट दे आर पार्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उनका हमेशा से गोल रहा है लॉन्ग टर्म में कि आप बाहर जाइए और कंपनी जो खरीदिए, इन्वेस्ट करिए, ताकि उसका जो मैनेजमेंट लोकल मैनेजमेंट आप चेंजेस कर सकते हो और चाइनीज जो पॉलिसीज है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन द मैनेजमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर। और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर अलाउ किया जाता है, लेकिन चाइना में अलाउ नहीं किया जाता है। आईटी सेक्टर पूरा बैन है इंडिया का, देयर इज अ फायर वॉल जिसको बोलते हैं। तो बेसिकली उसी इसलिए के पेटीएम के ऊपर आम क्वेश्चन था। आदमी, ठीक, इनकी वर्किंग्स हो गया। मेरे क्वेश्चन था कि जो इनके शेयर के प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, ये अपने आप को एक्सचेंज में लिस्टेड कराती है, उसके बाद प्राइस, इन स्टॉक प्राइस डिसाइड करने के कुछ आधार होते होंगे कि इस यहाँ आधार पर पे इतना निश्चित किया हाँ जा रहा है। कुछ स्टॉक जो आधार मार्केट नहीं में होता, देखे जाते हैं। स्टॉक होता है कि ये प्रिडिक्शन होता है, एंटिसिपेशन कितना होना चाहिए उनका, प्रॉफिटेबिलिटी कितना, जो और लास्ट होता है वहां तक स्टॉक प्राइस जाता है। तो कोई डिसाइड नहीं करता है कितना स्टॉक प्राइस होना चाहिए, इट विल तो बी यहाँ पे मार्केट। तो हाँ, हाँ ऐसा कोई डिसाइड नहीं होता, वो मार्केट मैकेनिज्म पे पूरा फंक्शन करता है। जो सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर प्राइसेस की बात कर रहे हो ना, आप जो ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो डिसीजन आया पेटीएम का तो नेचुरल था कि शेयर प्राइसेस वुड क्रैश, जो कि 20% एक दिन में क्रैश हुआ है ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ऐसा कोई कोई पीछे का बैकवर्ड मैकेनिज्म नहीं है जो इस चीज को डिसाइड कर रहा है कि इतना प्राइस ही होगा। वहां से अगर इसको डिसाइड किया जा रहा है पेटीएम को, तो ये सिर्फ एक क्यूआर कोड की तरह काम कर रहा है, से पैसा आ रहा है और जा रहा है। लेकिन अब जो इसमें पैसा डाल रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि जो इसका शेयर है वो अंडर रेटेड है या फिर ओवर रेटेड? उन्होंने नहीं, तो वो तो पैसा फिर डाल कई दिया, फैक्टर्स उसके होते हैं, बाद जैसे आरबीआई की पी रेगुलेशंस आ रेशियो गई, हो गया। वो डाउनफॉल हो गया, उनका पैसा सचिन, तो डूब गया। यहाँ क्या पे इसको लेके कुछ मैकेनिज्म है या फिर कुछ सुधार हाँ किए जा यहाँ पे सकते हैं? फैक्टर्स सिंपल होते सा हैं, क्वेश्चन नहीं था। फैक्टर्स होते हैं, बीटा होता है, पी रेशियो होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज होता है, फिर कंपनी का पैट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एबिटा होता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हो किसी भी कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप खुद जाके आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा। Coming to the next one, SBI has requested the RBI to lower the cash reserve ratio. Cash reserve ratio को lower करने से there would be increase of liquidity for for lending राइट। by the हाँ, banks. तो इंक्रीज मनी सप्लाई होगा। हम इंक्रीज मनी सप्लाई का पार्ट है। ठीक। तो CR is a percentage of the bank deposit that must be kept with the central bank as zero interest rate. उस पर उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो CRR 4.5% अभी, मानसी 4.5 है। हाँ 4.5 हाँ मेंशन्ड है। 4.5% इट इज एट ए जीरो इंटरेस्ट रेट। तो बाकी जो 95.5 होंगे इट विल बी अवेलेबल फॉर द लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। नहीं, उसमें लेंडिंग नहीं, उसमें एक पोर्शन एसएलआर भी रखा जाता है ना, तो SLR भी बैंक के होता है पास जो होता है, और एक पोर्शन 17%। रहता है जो बैंक प्रोविजनिंग का अपने पास रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 4.5 में से जितना सारा बच गया वो लेंडिंग के लिए है, लेंडिंग के और वो बाकी लिए SLR प्रोविजन। भी है। तो SLR में हाँ, तो लेकिन मिलते हैं ना उनको, इंटरेस्ट रेट तो मिलते ही SLR में। एसएलआर में आई थिंक इसमें चेक जीरो करना मिलते पड़ेगा। हैं, SLR में मिलता है, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिलता है इंटरेस्ट रेट, हाँ CR में सीआरआर, जीरो। तो जैसे नेट प्रोविजनिंग इंटरेस्ट पे भी मार्जिन, कोई कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, प्रोविजनिंग जो करनी पड़ती है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब कितने में आप इंटरेस्ट ले रहे हो और कितने दे रहे हो, उसके बीच में ये डिफरेंसेस जो तो होता है, हाँ, इट इज प्रॉफिट ऑफ द वो नेट नेट हो इंटरेस्ट। गया। द क्लियर मैसेज इन द कोर्ट, नो टू द इलेक्टोरल बॉन्ड, वी हैव डिस्कस यस्टरडे कि कितना होना चाहिए। तो ओवरऑल इसमें बस दो तीन पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अदर इशू भी इलेक्ट्रो बॉन्ड से रिलेटेड, कि देयर शुड बी अ फंडिंग लिमिट बाय द कंपनीज ऑल्सो, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द फंडिंग बाय द पॉलिटिकल पार्टी, उसमें भी लिमिटेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग कल बात की थी तीन मॉडल के बारे में, चिलियन मॉडल को हटा दो, पहला तीन मॉडल था फॉर एग्जांपल US मॉडल, UK एंड जर्मनी। जर्मनी का पब्लिक फंडिंग वाला था, UK में कैपिंग ऑन द पॉलिटिकल फंडिंग, और US में था
कि कितने हर कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल के लिए कैप किया हुआ था, इतनी फंड कर सकते हैं। तो 3 मॉडल था, तो वी कैन अप्लाई दैट विथ सम ट्विकिंग इन इंडिया, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड हैव रिमूव्ड हाउ मच प्रॉफिट कैन कंपनी कैन मेक, और लॉस में भी फंड कर सकते, तो ये ठीक नहीं है। इट अमाउंट्स टू क्रोनी कैपिटलिज्म, द नेक्सस बिटवीन द ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर एंड ऑल्सो द कंपनी। तो फंडिंग लिमिट पहला हो गया, या फिर आरटीआई के अंदर डाल दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज को। यहाँ पे आप कीवर्ड्स हाईलाइट कर दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड फाइनेंस एक्ट 2017 जहां से लाया गया, अमेंडमेंट कहाँ पे, तो इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और आरपी एक्ट 1951 क्या डील करता है, विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन प्रोसीजर। आरपी एक्ट 1951, 1950 में जो बात होता है इलेक्शन के पहले का प्रोसेस का बात होता है, इलेक्शन के पहले आरपी एक्ट 1950 में, कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का, आम आदमी नागरिक का कैसे होता है रजिस्ट्रेशन, उस पर बात करते हैं। 951 प्रोसेस का बात करता है, इलेक्शन प्रोसेस, उसमें एमसीसी का हो गया या फिर डिसक्वालिफिकेशन हो गया, हर 50, फिर उसके बाद फिर कैसे होना चाहिए प्रोसेस, तो 51 तो उसमें चेंजेस लाया गया। कंपनीज एक्ट, उस हर कंपनीज हैव टू कंप्लायंस टू द कंपनीज एक्ट। इनकम टैक्स, इसी के अंदर में इनकम टैक्स कलेक्शन होता है ओवरऑल, तो तीनों में चेंजेस किए गए। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19 हैज टू बी अपहोल्डेड, राइट टू प्राइवेसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए नहीं हो सकता, देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल टुवर्ड्स इट्स सिटीजन, तो आर्टिकल 19 को अपहोल्ड करने का बात हुआ। फिर 3 मॉडल बात कर लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड ओपेकनेस क्रिएट कर रहा था, लॉबिंग बिहाइंड द कर्टन जो कल डिस्कस किए थे। तो यही है, देयर नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, वोटर अवेयरनेस, सिटीजन अवेयरनेस, कीवर्ड। ईडी प्रो फाइंड्स नो फेमा वायलेशन इन पेटीएम केस, enforcement directorate has not found any violation under FEMA। हाँ ठीक है, मतलब उसमें नहीं हुआ है, बाकी जगह पर जो उनका नॉन कंप्लायंस था, ऑन बेसिस ऑफ दैट आरबीआई टेकन द एक्शन। अदर इंस्टेंस, तो पेटीएम बैंक्स, मतलब अगर सिंपल पेमेंट बैंक्स की बात करें तो क्या वो रेमिटेंस सर्विसेज ऑफर करते हैं? करते होंगे पहले। करते हैं। हम्म। तो इसका मतलब कि FEMA और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई सस्पेक्ट नहीं किया गया उनका वायलेशन, देयर वाज नो वायलेशन हाँ, अकॉर्डिंग टू द कोई ईडी। बात बाकी जगह ये पे मैं वायलेशन था, दैट इज व्हाई दे हम्म, हैव कर्ब द प्रैक्टिसेस ऑफ लेंडिंग, इशूइंग द वॉलेट एक्सेट्रा। Throughout 25 years history, repo rate is important measure taken by the RBI under the Monetary Policy Committee। हर साल में 4 बार होता है, मानसी, जैसे चेंज इन द रेपो रेट। रेपो रेट अगर बढ़ाएंगे तो उससे लिक्विडिटी विल बी रिड्यूस इन द मार्केट, आपने और क्या जब बोला हर घटाएंगे 4 साल तो में होता है? हर साल में 4 बार होता है ना, देयर इज ट्विकिंग ऑफ द रेपो रेट। हाँ, बाय मंथली होता है, मतलब 2 महीने में, दो हर दो महीना महीने 2 महीना मतलब कि 6 हो गया है एक तरह से। हाँ, 6 हो गया। It is a tool which important as call rate based on the repo rate। अब बात करते हैं कि तो रेपो रेट, फिर बैंक रेट आता है, फिर रिवर्स रेपो होता है, करेक्ट, मतलब अगर रेट के हिसाब से देखा जाए तो। सीक्वेंस के हिसाब से, हाँ। हम्म। और फर्स्ट नरसिम्हा कमिटी, दे हैड टॉक्ड अबाउट द रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। तो LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसके बारे में अगर बताओ तो ये रेपो रेट इसी में आएंगे, LAF में आएंगे। हाँ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, हाँ, इसके अंडर ही आएगा। Then, क्वांटिटेटिव होता है।
और जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय एंड सेल की जाती हैं, तो जो डायरेक्टली लिक्विडिटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, मनी सप्लाई के ऊपर इम्पैक्ट होता है, वो सब इसके अंडर ही होता है। ओके। ये क्या है? कोलैटरल सेंट्रलाइज तो टू मेजर कोलैटरलाइज लेंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडिशनल पर कोलेटरलाइज लेंडिंग फैसिलिटी, मतलब कि जो सिक्योर्ड क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट पे कोलेटरल आपको रखना इंपॉर्टेंट है बैंक के पास, तो वो हो गया कोलेटरलाइज लेंडिंग फैसिलिटी। एंड एडिशनल कोलेटरलाइज तो ये कुछ और एडिशनल कंडीशन होगा कि इतना मीटअप होना चाहिए, इतनी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए आपके कोलेटरल की। तो इट प्रोवाइडेड लिक्विडिटी ओवर अ फोर्टनाइट। ओके। तो बैंक रेट, रेपो रेट वी हैव डिस्कस। Then there is also one more key term, that is marginal standing facility. इसके हाँ, बारे में मार्जिनल सेविंग फैसिलिटी रेट इज ओवरनाइट बेसिस पे, जो बैंक्स को अगर सपोज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है तो ओवरनाइट बेसिस पे वो फंड अवेलेबल होता है। तो किस इंटरेस्ट रेट पे होता है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पे होता है। तो जनरली वो हायर रेट पे होता है, क्योंकि अगेन आप ओवरनाइट शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको पैसा चाहिए, तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो MSF रेट होता है। एंड आई विल ऐड, इसमें जो पैसा बैंक को अपने पास रखने के लिए आरबीआई ने कह रखा, उस पैसे को देके वो या सिक्योरिटीज को देके एमएसएफ मांगते हैं, इसलिए हाई रेट भी होता हाँ, तो रेपो रेट से ऊपर। और द ओवरनाइट मनी के लिए तो हाँ, एमएसएफ ओवरनाइट। ज्यादा ही होंगे हमेशा। हाँ, हमेशा ज्यादा होता है। 1% से ऊपर होंगे, ऐसे ही होता है। हाँ, फिर एक मतलब और कुछ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो क्या होता है? क्या पूछा आपने? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तो बात कर ली कि वही है, ओवरनाइट के स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, यही है, सेम चीज ही है। लिए एमएसएफ बोल सकते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक मनी चाहिए बैंक को, हाँ, तो उसे करते हैं। तो वो उस इंटरेस्ट रेट पे होता है। ठीक। टेक रेवेन्यू ग्रोथ फॉल्स टू 3.8%। नास्कॉम, तो नास्कॉम जब हम लोग बात करते हैं तो प्रेशर ग्रुप फिक्की, नास्कॉम टेक से रिलेटेड नास्कॉम है। फिर असोचैम, फिक्की, तो इनका कोड कर सकते हैं जीएसए पर 3। तो आईटी सर्विसेज रेवेन्यू वाज एस्टिमेटेड $128 billion। तो आईटी सर्विस एक्सपोर्ट एस्टिमेटेड टू $199 billion इन दिस फिस्कल ईयर 2024। यहाँ सब सेक्टर्स मेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, क्या होता है? ग्लोबल कैपेबिलिटी, उनमें ग्लोबल डिमांड को केटर करने की। तो एक तरीके से जैसे SEZs होते हैं, तो ये सर्विसेज एरियाज के SEZs हम बोल सकते हैं, स्पेशलाइज्ड एरियाज हैं जो एक पर्टिकुलर जीसीसी। सर्विसेज, हाँ GCC, वो जो प्रोवाइड करते हैं। तो इंजीनियरिंग है, फिर इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट, तो दीज आर दी ग्रोथ हॉटस्पॉट्स। लेकिन ओवरऑल क्यों टेक स्पेंडिंग है देयर हैज बीन स्लाइड 50%, 6% डिक्लाइन इन टेक कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबली। आई थिंक इट इज ड्यू टू द वॉलेटिलिटी इन द जियोपॉलिटिक्स, वॉर हाँ, से लेकर के देयर इज अ रिसेशन। तो इन यूके, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा, उसी कारण भी हो सकता है। हम्म और चाइना प्ले 1 point, देयर शिफ्ट इन द ग्लोबल चेन सप्लाई टू द डिफरेंट कंट्रीज, डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और इंडिया में भी जो सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ होती है, मेजरली इट इज ड्रिवन बाय आउटसोर्सिंग द सर्विसेज। तो अगर आउटसोर्सिंग। ग्लोबल मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो इंडिया के सर्विसेज सेक्टर पे भी इम्पैक्ट होगा। इंडिया में 1580 सेंटर है जीसीसी। काइंडली शेयर द नेक्स्ट लिंक।